फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को वेलकम करता हूं। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, पहले ही जो है इससे पहले वाला जो बिहेवियर साइंस का वीडियो आया था जहां पे हमने बताया था कि आपके परिवार से जो है जो आपका फैमिली जो टॉपिक है वहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या था कि फैमिली क्या है, फैमिली का प्रकार क्या है, फैमिली का विशेषता। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, अलग अलग बनता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा है, फैमिली का प्रकार क्या है, फैमिली का विशेषता है, फैमिली का कार्यों को लिखे, ठीक है, ये सब जो है आपसे पूछेगा। तो जो है आपका 3 और फैमिली का परिवार का क्या मूलभूत आवश्यकता है, क्या जो है डिमांड है, समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम में पूछा जाता है। परिवार से इतना सारा क्वेश्चन बनता है जिसको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन क्वेश्चन किसके साथ जो है जोड़ कर पूछ देगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को परिवार का पढ़ना जरूरी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं परिवार क्या होता है, परिवार का विशेषता, कैरेक्टरिस्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार के था, विशिष्ट और सामान्य, समझ गए। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग ख़त्म कर देंगे परिवार टॉपिक को और देखेंगे आज हम लोग परिवार का प्रकार देखेंगे, परिवार की मूलभूत आवश्यकता देखेंगे और परिवार का कार्य देखेंगे, ठीक है। देखिए ये टॉपिक है बहुत आसान, सिर्फ आपको समझना है और माइंड में उसके मेन पॉइंट को याद रखना है। जैसे आज जो हम प्रकार दिखाने जा रहे हैं तो प्रकार को जो है 4 बेसिस पर बांटा गया है, ठीक है ना, 4 बेसिस पर, 4 आधार पर बांटा गया है, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर, विवाह के आधार पर, ठीक है। उसके बाद सत्ता के आधार पर, मतलब जो सत्ता है किसके पास होगा तो इसके आधार पर बांटा गया है। तो कुल जो है 4 आधार पर बांटा गया है। तो सिर्फ आपको 4 आधार याद रखना है और उसके अंदर जो है क्या क्या है उसको याद रखना है। बाद बाकी जब ये याद होगा ना तो मैटर आप खुद जो है आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जो है हम लोग देखते हैं। देखिए परिवार के विभिन्न रूप से देखने को मिलते हैं जो किसी स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। विभिन्न आधार पर परिवारों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए जो परिवार है ना, परिवार जो है आपको विभिन्न रूप में देखने को मिलता है, अलग अलग रूप में, जो किसी स्थान, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में जैसा रहन सहन, आर्थिक, संस्कृति, सामाजिक ढांचा होता है, परिवार भी जो है आपको उसी प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है निम्न आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार है, बस आपको 4 आधार याद रखना है। 4 आधार में कौन कौन सा है, एक है सदस्यों के संख्या के आधार पर, मतलब संख्या के आधार पर ही संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो है यहाँ पे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, वो तो समूह हो गया, ग्रुप हो गया, लेकिन यहाँ पे परिवार पढ़ रहे हैं तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली और न्यूट्रल फैमिली, यहीं से जो है सदस्यों के संख्या के आधार पर ही जो है डिवाइड होता है। तो पहला हो गया संख्याओं के आधार पर, सदस्यों के संख्या के आधार पर। दूसरा हो जाएगा आपका क्या चीज़, निवास स्थान के आधार पर, मतलब निवास स्थान के आधार पर, मतलब शादी करने के बाद जो पत्नी है वो कहाँ रह रही है, वो अपने ससुराल में जा रही है, पति के घर जा रही है, या जो उसका पति है वो उसके यहाँ ही रह रही है। तो इस जब वो अपने ही घर रह जाएगी, उसका पत्नी उसके माँ के घर ही रह जाएगी, तो हो जाएगा मातृ सत्तात्मक निवास स्थान, समझ गए। और अगर जो कि विशेषतर क्या होता है कि विशेषकर जो महिला होती है वो शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो वो हो जाता है पितरी, मतलब उसका जो बच्चा होगा वो उसके पिता के यहाँ होगा तो हो जाता है पितृ निवास स्थान। और जो माता के यहाँ, मतलब जो लेडीज शादी की है, अगर वो अपने ही घर रह गई है, मतलब वो माता का घर हुआ, बच्चा जो उसका होगा वो उसके माता के घर होगा, इसलिए वो मातृ स्थान बोला जाएगा। तो ये निवास स्थान हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा है वो है आपका विवाह के आधार पर। अब विवाह जो है किस प्रकार से होता है उसके आधार पर परिवार को बांटा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एक और आता है अधिकारों के आधार पर, मतलब जो सत्ता होगा, जो अधिकार होगा किसके पास होगा, ठीक है। तो ये जो है मातृ सत्तात्मक अधिकार या पितृ सत्तात्मक अधिकार, समझ गए। तो ये जो है आपका होता है 4 बेसिस याद रखिएगा, चीज़ों को आराम से आप लोग डील कर पाएंगे, समझ गए। इसलिए मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ कि 4 आधार कौन है जिसके आधार पर परिवार को बांटा गया है, समझ गए। तो पहला सदस्यों की संख्या समझ गए हैं
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। समझ गए। अब पहला है इस संख्याओं के आधार में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो परिवार है इसको विभिन्न तरीका के सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक चीज़ों को जो है परिणाम है एक परिवार, ठीक है, जिसको जो है अलग अलग समाज में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलता है, जिसको आधार जो है अलग 4 आधार मानकर इसको बांटा गया है। पहला संख्याओं के आधार पर, दूसरा निवास स्थान के आधार पर, तीसरा सत्ता के अधिकार के आधार पर और जो चौथा होगा वो है आपका विवाह के आधार पर। ये चारों याद रखिएगा, 4 याद रखिएगा, इसके अंदर पॉइंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होता है। जैसे सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है मतलब इसमें 3 तरह के होगा, ठीक है। एक होगा आपका केंद्रीय यानी एकल परिवार, न्यूक्लियर या एलोन फैमिली। इस प्रकार के फैमिली ज़्यादातर शहर में होता है। यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है जिसमें एक पुरुष, स्त्री तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार आधुनिक समाज में जोरों से जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और एकल परिवार ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है जहाँ पे पति पत्नी और उसके अविवाहित 1 या 2 जो भी बच्चे हैं वो रहते हैं। और इसका जो संख्या है लिमिट होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसको एकल परिवार या केंद्रीय परिवार कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक समाज में ये परिवार ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। समझ गए, ये समझ गए। दूसरा है आपका ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली का मतलब है कि संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ ही घर में निवास करते हैं। इनकी संपत्ति सामूहिक होती है और सभी सदस्य एक दूसरे के दायित्वों को निभाते हैं। देखिए प्रकार में जो दूसरा प्रकार है, पहला तो केंद्रीय या एकल परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसके जो भी अविवाहित अनमैरिड बच्चे होंगे वो होंगे, तो एकल परिवार हो जाएगा जो कि छोटा होगा, ठीक है। संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली बड़ा होता है जिसमें 3 पीढ़ी, जैसे दादा के दादा मतलब दादा के पिताजी, परदादा हो गए, समझ गए, और दादा हो गए और पिताजी हो गए, 3 पीढ़ी हो गया। 3 पीढ़ी या इससे अधिक पीढ़ी के लोग जो है एक साथ रहते हैं और उनका सभी चीज़ सामूहिक होता है, तो ज्वाइंट फैमिली होता है और सभी इसमें एक दूसरे के जिम्मेदारी को निभाते हैं। समझ गए, तो ये हो गया ज्वाइंट फैमिली, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद ध्यान में दीजिए विस्तृत फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व अंश संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवारों की सदस्य की संख्या बहुत अधिक होती है, इस कारण इनमें से किसी भी एक दूसरे का आपसी संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है, इसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। देखिए एक ऐसा भी परिवार होता है जो एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि हम लोग संख्या के आधार पर देख रहे हैं, तो भाई संख्या के आधार पर देखेंगे तो हम अलग अलग बांटेंगे ना, तो वही चीज़ें हैं। पहला था न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और ये है एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली में आपके जितना भी फूफा, मामा, नाना, फुआ जो भी होंगे, सब इसमें जो भी रक्त से संबंधी जो भी आपके संबंधी होंगे, रिलेटिव होंगे, वो सब एक्सटेंडेड फैमिली के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें जो है जो ये परिवार का जो एक रूल होता है उसको ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें इतना ना ज़्यादा सदस्य हो जाता है कि ये जो है क्या होता है, ये इसमें जो है रिश्तेदारी का ठीक से ज्ञान ही नहीं हो पाता कि किसके साथ क्या संबंध है, ठीक है ना। ये एक्सटेंडेड विस्तृत फैमिली होता है। समझ गए, तो पहला आप लोग समझ गए कि संख्या के आधार पर। ओके चलिए दूसरा है अधिकारों के आधार पर। मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ राइट। अब जो अधिकार होगा घर का, आप लोग जानते हैं कि घर में जो है अधिकार पिता के पास होता है या माता के पास होता है, जो मुखिया होता है घर के वही ना होता, या तो माता या पिता यही होगा। तो ये जो है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वो परिवार होता है पार्ट्रियर्कल फैमिली, पार्ट्रियर्कल फैमिली, समझ गए। ये होता है आपका पितृसत्तात्मक फैमिली, मतलब जो सत्ता होगा घर का वो आपके पितृ के पास होगा। पितृ मतलब कहा जाए पुरुष के पास होगा, समझ गए। और ये जो है आपका इस पर जो नियंत्रण होगा वो आपका पुरुष का होता है। और ये जो है आपका पितृसत्तात्मक परिवार, जैसे आपके घर में अगर आपका घर का देख रेख और जो सत्ता है वो पिता के पास में है या बाबा दादा के पास में है, तो ये हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, समझ गए। चलिए उसके बाद है मातृसत्तात्मक परिवार है। मातृसत्तात्मक परिवार है, देखिए ऐसे परिवार जिसमें जो अधिकार हो, जो सत्ता हो स्त्रियों में निहित हो, यानी स्त्रियों के पास हो, परिवार का नियंत्रण भी स्त्री के ही हाथ में हो, तो ये जो है मातृतंत्रात्मक यानी सत्तात्मक परिवार होता है। अब देखते होइएगा बहुत ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे जो घर का देख रेख, जो घर का कंट्रोल होता है चलाने का, वो स्त्री के पास में होता है, तो ऐसे घर को मातृसत्तात्मक परिवार
परिवार कहते हैं, समझ गए। और जिस घर में मुखिया कंट्रोल करने वाला, सब चीज़ देख रेख करने वाला पुरुष के हाथ में हो, वो पितृ सत्तात्मक होता है, समझ गए कि अधिकारों के आधार पर मात्र दो ही हैं, एक पितृ और एक मातृ, दोनों समझ गए। चलिए, उसके बाद है निवास के आधार पर, निवास ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रेसिडेंस के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भी जो है आपका दो है, एक है पितृ स्थानीय परिवार, एक है मातृ स्थानीय परिवार, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं, समझ गए। पितृ स्थानीय परिवार का मतलब होता है यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, पत्नी अपने पति के माता पिता, मतलब जो पत्नी होगी वो अपने ससुराल में रहेगी, तो वो जो हो जाता है पितृ स्थानीय परिवार होता है, समझ गए। क्यों होता है? क्योंकि एक कदम आगे चलिए, एक कदम आगे सोचिए, क्योंकि जो शादी हुआ है वो पति पत्नी जो जोड़ा है, इसका जो बच्चा होगा तो बच्चा कहाँ होगा? ये अपने माता पिता के घर में होगा, तो पिता के घर में होगा, इसीलिए पितृ स्थानीय परिवार कहा गया है। क्योंकि परिवार का डिफिनीशन ही है कि पति पत्नी और उसके बच्चे कम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों को जो शादी हुआ है तो बच्चा होगा तो पिता के घर ही ना होगा, क्योंकि जो पत्नी है वो अपने ससुराल आ गई है अपने पति के साथ, तो इसका जो भी बच्चा होगा वो पिता के घर में होगा। इसका मतलब पितृ स्थानीय परिवार, ठीक है। उसी परिवार से जो है अगर मातृ स्थानीय परिवार है, इसका मतलब है मैट्री लोकल फैमिली। मैट्री लोकल फैमिली का मतलब है ये है पैट्री लोकल फैमिली और ये है आपका मैट्री लोकल फैमिली, समझ गए। मैट्री लोकल फैमिली का मतलब होता है कि वैसा विवाह के बाद जब पति पत्नी का शादी होता है तो जो पति है वो पत्नी के घर रह जाता है, मतलब जो पति है शादी करके वो पत्नी के घर ही रहने लगता है, तो इस प्रकार से उसे जो है मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दोनों का बच्चा होगा शादी के बाद, शादी हो गया, अब जो बच्चा होगा वो कहाँ पे होगा? तो उसके माँ के यहाँ ही होगा, क्योंकि उसका पिता माँ के ही यहाँ उसका रह गया है घर जमाई बन के, तो ये हो जाता है मातृ स्थानीय परिवार, समझ गए। और इस प्रकार के जो परिवार है ज़्यादातर मालाबार के नायर, खासी, गारो जनजातियों में देखने को मिलता है। मतलब ये जो ट्राइब होते हैं, जनजातियाँ जो होता है वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है, जो कि आपके लोकल इधर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, समझ गए। ओके, आप लोग समझ गए कि स्थानीय आधार स्थान, निवास स्थान के आधार भी समझ गए। ओके, चलिए लास्ट है आपका प्रकार में विवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के आधार पर। तो मैरिज के आधार पर एक विवाह परिवार, मैनेजमेंट फैमिली, एक विवाह परिवार, और दूसरा है आपका बहु विवाही प्रथा, समझ गए। बहु विवाही प्रथा देख लीजिए, परिवार का दो एक प्रकार आधार जो पटा गया विवाह के आधार पर, एक विवाह बहु विवाही आधार पर, समझ गए। तो एक विवाह परिवार जो होता है, एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में केवल एक ही स्त्री से विवाह की अनुमति होती है, अतः इस प्रकार का परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के मिलन से बनता है, ठीक है। देखिए विवाह के आधार पर भी आपके परिवार बनता है, समझ गए। अब कैसे बनता है? एकल विवाह, मतलब एक विवाह के आधार पर। एक विवाह के आधार पर कैसे होगा कि इस प्रकार के जो सब परिवार होता है वहाँ पे पुरुष हो तो उसको एक ही विवाह का करने का अनुमति होता है, और वो एक स्त्री एक पुरुष के साथ शादी करेगी और वो अपना परिवार बनाएगी, और ये जो है एक विवाह के आधार पर परिवार बनता है, समझ गए। चलिए उसी प्रकार से बहुविवाही है, ऐसे परिवारों में एक समय में एक पुरुष से अधिक स्त्रियां विवाह कर सकता है। इस प्रकार एक पत्नी कई पतियों के साथ एक ही समय में रह सकती है। तो ये जो चीज़ें होता है बहुविवाही प्रथा होता है, समझ गए। बहुविवाही प्रथा क्या होता है कि ऐसे परिवार जहाँ पे जो है एक पुरुष अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है एक समय में, और यही जो है और साथ में जो रहेगा यही हो जाता है एक विवाही प्रथा, समझ गए। तो चार आधार अगर आप लोग को याद रहेगा ना तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आराम से आप लोग डील कर पाएंगे परिवार के प्रकार पर, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अब परिवार का क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है, क्या क्या जो है बेसिक नीड है फैमिली के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई परिवार का क्या क्या बेसिक नीड हो सकता है, बताइए। एक परिवार को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकता है तो बताना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसको जो है आवश्यकता होगा मूलभूत। देखिए
परिवार का निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर होता है। बिल्कुल सही है, परिवार एक व्यक्तियों से तो होगा नहीं, और जहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति का बात आ गया तो एक ग्रुप बन जाता है, और यही जो है ग्रुप समूहों मिलकर एक परिवार बनाता है। ठीक है, अतः जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने व प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरी होती है, उसी प्रकार दंपति द्वारा परिवार की स्थापना, नियमन व संचालन हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकता है जो निम्न है। ठीक है, देखिए परिवार का जो है निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर होता है। अब हर एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, सफल जीवन व्यतीत करने के लिए मूलभूत आवश्यकता का जरूरी होता है ना, उसी प्रकार से एक परिवार को भी सर्वाइव करने के लिए, चीज़ों को परिवार को स्थापना करने के लिए, अच्छे से देख रेख संचालन करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का बेसिक नीड होता है जो चाहिए ही जीवन जीने के लिए अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से परिवार को भी जो चाहिए, चूँकि परिवार में भी व्यक्ति ही हैं, तो सारे व्यक्तियों को जो है एक चलाने के लिए एक स्थापना होगा, नियम होगा, संचालन कैसे किया जाएगा, कैसे सबको देख रेख सुरक्षा होगा, तो इन सारे चीज़ों को जो है आवश्यकता होता है जो निम्न प्रकार से दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मूलभूत आवश्यकता को। ओके, चलिए पहला है फिजिकल नीड, भौतिक अवस्था। अब देखिए भौतिक आवश्यकता एक ऐसा आवश्यकता है जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। भौतिक अवस्था है, जैविक बायोलॉजिकल नीड्स है जो कि आपके जीवन क्रिया से संबंधित है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड्स है। चौथा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड्स है। ये मात्रम 4 नीड्स है जो कि व्यक्ति को चाहिए ही, बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को खुद को सर्वाइव करने के लिए ये 4 पॉइंट होना ही चाहिए, बायोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स और फिजिकल नीड्स। ओके, याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए पहला है भौतिक नीड। भौतिक नीड में क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, एक दंपति है, परिवार शुरुआत किया तो उसका जो है सबसे पहले क्या चाहिए, भौतिक आवश्यकता चाहिए। जैसे आवास चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, धन चाहिए, घरेलू वस्तुएं इत्यादि, ये सब जो है आपके भौतिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। अब चाहिए बिना कपड़े के व्यक्ति रह सकता है, नहीं रह सकता है, बिना भोजन के रह सकता है, नहीं रह सकता है, बिना घर के रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो फिजिकल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो फिजिकल नीड्स याद रखिएगा, समझ गए। परिवार को शुरुआत करने के लिए, संचालन करने के लिए नियमन हेतु वस्तुओं की आवश्यकता रहती है जो कार्य करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और यही जो है फिजिकल नीड्स होता है, जैसे आवास, भोजन, कपड़े, सुरक्षित वातावरण, धन, घरेलू वस्तुएं इत्यादि, समझ गए। ये आपका फिजिकल नीड्स होता है जो कि उपयोग किया जा सके, जिसका उपयोग करके हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये जो है आपका भौतिक नीड्स होता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने जीवन में, समझ गए। चलिए दूसरा है बायोलॉजिकल नीड्स है। बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है, जीवन जीने के समान ही परिवार निर्माण व नियमन हेतु भी कुछ जैविक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं जो परिवार को स्थापित प्रदान कर उसकी वृद्धि तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करती है, जैसे यौन संबंध, रोगों से सुरक्षा, नियोजित अभिभावकता आदि। देखिए बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि इसमें अगर आप बायोलॉजिकल नीड्स मतलब यौन संबंध क्यों बनाता है, तो यौन संबंध कोई खेल नहीं है कि जब मन करे तब मतलब खेल लिया जाए, ठीक है ना। यह एक नॉर्मल नेचुरल क्रिया होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों उत्पत्ति के लिए क्रिया किया जाता है। बेसिक इसका पर्पज यही होता है, भले ही आजकल लोग अपना इसका मतलब कुछ भी निकालता हो, बट इसका बेसिक यही होता है कि शादी के बाद जो लोग करते हैं अपना सेक्सुअल रिलेशन, ये जो है उसके संख्या वृद्धि मतलब संतान की उत्पत्ति के लिए, और यह एक बायोलॉजिकल नीड्स में आता है, समझ गए। और यह एक जैविक आवश्यकता है जो कि आवश्यक है। साथ ही रोगों से सुरक्षा करना, फैमिली में अगर किसी को रोग होता है तो ये एक जरूरी आवश्यकता है कि इससे कैसे जो है सुरक्षित किया जाए अपने परिवार को, सदस्यों को, ठीक है। साथ ही एक पेरेंटल जो है यहाँ पे चीज़ें उभर के आता है कि फैमिली में एक जो है अभिभावक होते हैं, माता पिता, जो अपने बच्चे को देख रेख करते हैं। तो ये सब जो है बायोलॉजिकल आवश्यकता होता है, ठीक है। अगर मानिए कोई अभिभावक का काम नहीं करेगा परिवार में तो बच्चा कभी भी सुधर पाएगा, नहीं सुधरेगा। यही सब चीज़ें होता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपका बायोलॉजिकल नीड्स है। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कितना शानदार प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकता सोशल नीड्स। अब देखिए सोशल नीड्स का मतलब क्या है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही है, और परिवार का निर्माण भी समाज के अंतर्गत होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अतः परिवार हेतु कुछ सामाजिक आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है जिन्हें व्यक्ति केवल समाज में रहकर ही पूर्ण कर सकता है, जैसे रिश्तेदारी, समान पहचान, मनोरंजन, सामाजिकरण, सामाजिक सुरक्षा आदि। देखिए सामाजिक आवश्यकता क्यों जरूरी है, समाज के निर्माण के लिए, समाज में एक दूसरे से संबंध बनाया जा सके, अच्छे मनोरंजन, सामाजिक वातावरण, ठीक है, उसके बाद पहचान, रिश्तेदारी, सामान मिले हमको। जब दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा तब ना आपको सामान देगा, तो दूसरा व्यक्ति कब होगा, जब वो समाज में रहेगा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, इन सबों के लिए सामाजिक आवश्यकता भी जरूरी है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर, परिवार में जो भी सदस्य है उसका सभी को उचित समय पर पूर्ति किया जाए चीज़ों को, जिससे उसका जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है वो जो है अच्छा हो सके, पारिवारिक माहौल अच्छा हो सके, स्नेह बना रहे, आत्मसम्मान मिले, व्यक्तित्व का विकास हो, जिम्मेदारियां एक दूसरे के समझे, सबका बौद्धिक विकास हो और सबका जो है मोटिवेशन मिले परिवार से। इसलिए साइकोलॉजिकल आवश्यकता भी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, उससे प्यार दुलार स्नेह आत्मसम्मान नहीं देंगे तो क्या होगा, बिखर जाएगा। इसलिए साइकोलॉजिकल आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकल आवश्यकता के अंतर्गत क्या आता है, आत्मसम्मान, स्नेह, प्यार, बौद्धिक विकास, जिम्मेदारी, व्यक्तित्व विकास, उचित प्रेरणा, ये सब आता है। ओके, समझ गए। तो एक परिवार निर्माण के लिए, अच्छे निर्माण के लिए ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन, फिजिकल नीड्स भौतिक अवस्था, बायोलॉजिकल नीड जैविक आवश्यकता, ठीक है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अवस्था, ठीक है, और सोशल मतलब सामाजिक आवश्यकता। ओके, समझ गए। चारों अगर परिवार का आवश्यकता पूछेगा तो यहां से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। अब देखिए ये भी टॉपिक बड़ा है कि परिवार का कौन कौन से कार्य है, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया भाई, बांट दिया कि 2 भाग होगा। एक भाग ऐसा होगा जो कि जीवन चलाने के लिए दिनचर्या में बहुत ही ज़रूरी है, और एक ऐसा बना देगा जो कि अगर होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, लेकिन जीवन चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा कैटेगरी है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। तो 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग है, एक आपका यहाँ बायोलॉजिकल कार्य होगा, जैविक कार्य होगा, और एक ट्रेडिशनल वर्क होगा, मतलब परंपरागत कार्य होगा जो कि चलते रहेगा हमेशा। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कि कार्य की क्या है। परिवार समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई है, बिल्कुल सही है। परिवार समाज की बेस होता है, जो कम्युनिटी है, जो समाज होता है उसका बेस होता है आपका परिवार, समझ गए। और यह एक मौलिक इकाई, यह एक यूनिट की तरह कार्य करता है। अनेक परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करता है, समझ गए ना। चलिए इसलिए इसको आधार कहा जाता है। और एक सार्वभौमिक संस्था है। यह क्या है, सार्वभौमिक संस्था, जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्ट में कि यह एक यूनिवर्सलिटी है। सार्वभौमिकता यहाँ पे पाया जाता है, मतलब यह सब जगह पाया जाता है पूरे संसार में, समझ गए। यह एक बेस आधारभूत मौलिक इकाई है और ये एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किया जाता है जिसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। पहला है जैविक या आवश्यक कार्य, जिसको बायोलॉजिकल या इसेंशियल फंक्शन कहते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बिल्कुल ज़रूरी ही है, जो परिवार चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इसको एसेंशियल भी कहा जाता है, आवश्यक, समझ गए। ओके, नेक्स्ट है परंपरागत कार्य या अन्य कार्य, ट्रेडिशनल या नॉन एसेंशियल फंक्शन। अब एक ऐसा भी कार्य होता है जो आवश्यक पड़ने पर होता है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल इसेंशियल होता है। दोनों समझ गए। चलिए अब दोनों में बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों याद रखेंगे तो चीज़ें जो है आपका बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आवश्यक और जैविक कार्य में क्या हो सकता है, परिवार के लिए क्या क्या जो कार्य है जो बिल्कुल आवश्यकता जरूरी है ही, ठीक है। देख लीजिए, परिवार के सार्वभौमिक कार्य वे हैं जो हमें सभी समाज व संस्कृति में देखने को मिलते हैं। ये निम्न है, ठीक है, देख लीजिए। पहला है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, समझ गए। पहला बायोलॉजिकल कारण है। अब देखिए कोई व्यक्ति शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा
2 महीना 4 महीना जो है वो रह सकता है, साल भर रह सकता है। बट एक समय ऐसा आएगा जो कि उसको क्या होगा, यौन रिलेशन बनाना ही पड़ता है। भले वो अपने लिए नहीं बनाए, लेकिन उसको परिवार से प्रेशर भी दिया जाता है कि तुम्हें बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो है आपका पहला पॉइंट है, और यह एक बायोलॉजिकल कारण है। समझ गए? इसके थ्रू लोग जो है अपने तरह संतान की उत्पत्ति भी करते हैं और अपने वंश वृद्धि के लिए भी यौन आवश्यकताओं का काम करते हैं इसके द्वारा। समझ गए? तो ये आपका पहला है, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, मतलब यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहला काम हो गया जो कि बायोलॉजिकल है। समझ गए? चलिए, दूसरा है शांतनु उत्पत्ति एवं बच्चा का लालन पोषण। दूसरा पॉइंट है शांतनु उत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पोषण। अब समझिएगा कि प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का लालन पोषण और शांतनु उत्पत्ति। शांतनु उत्पत्ति मतलब समझ गए कि शादी के बाद जब परिवार में दो दंपति जोड़े होते हैं तो अपने यौन क्रिया के द्वारा अपने तरह अपने वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने वंश के वृद्धि के लिए। हो गया? अब जब शांतनु उत्पत्ति कर लिए तो भाई बच्चा को छोड़ तो नहीं ना देंगे, तो उसका लालन पोषण करना भी परिवार में माता पिता का जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे का अच्छे से लालन पोषण किया जाए। ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट, और ये आवश्यक कार्य होता है परिवार का, बच्चे का लालन पोषण। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है निवास स्थान की व्यवस्था। अब देखिए, निवास स्थान की व्यवस्था, अब ऐसा बात तो नहीं है कि परिवार, मान गए परिवार में 4-5 सदस्य हैं तो आप उसको खुले में सुला दीजिएगा, रोड पे सुला दीजिएगा या कहीं खेत में सुला दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। तो परिवार को सुरक्षा देने के लिए, परिवार को विभिन्न ऋतुओं से, ठंडा से, गर्मी से, बरसात से बचाने के लिए, परिवार को सुरक्षा प्रदान देने के लिए घर का होना बहुत ज़रूरी होता है और निवास स्थान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार के हर एक फैमिली अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। समझ गए? तो ये तीसरा जो कार्य है निवास स्थान व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये सब इसेंशियल कार्य है, बायोलॉजिकल कार्य है। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है चौथा शारीरिक सुरक्षा। समझ गए? अब शारीरिक सुरक्षा का मतलब है कि फिजिकल प्रोटेक्शन। अब परिवार में देखते होइएगा बच्चा का तबीयत खराब होता है तो माता पिता बेचैन हो जाते हैं, तरह तरह के दवाइयाँ डॉक्टर से दिखाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक कर्तव्य बनता है और साथ में उनका ये बच्चा है जो वंश का रखवाला है, वंश वृद्धि के लिए है, तो इसलिए ज़्यादा उसके प्रति लगाव, स्नेह, प्रेम रहता है। ठीक है? अपना मानते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए शारीरिक सुरक्षा जरूरी है कि परिवार में हर एक सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखे और किसी भी बीमारी पड़ने पर, किसी भी संकट में आने पर एक दूसरे को सेवा कर सके, सुरक्षा कर सके। ठीक है? तो ये आपका शारीरिक सुरक्षा हो गया। ओके, समझ गए? चलिए, पांचवा है मनोरंजनात्मक कार्य। अब परिवार में मनोरंजन नहीं होगा तो क्या होगा? बोर लगेगा, एकदम घटिया लगेगा। तो इसलिए यह कार्य जो है बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है कि क्या है, आपका मनोरंजन कार्य, रिक्रिएशनल फंक्शन होना चाहिए फैमिली में। नाच गाना कुछ भी हो सकता है परिवार में, झूला, संगीत, भजन, खेल, तमाशा, किस्सा, कहानी, तमाम तरीके के चीज़ जो है होता है, जिससे परिवार में क्या हो, एक सुखद वातावरण बना रहे, सब मिलजुल कर रहे और तनाव कम हो सके। तो मनोरंजन भी कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो ये 5 पॉइंट है। समझ गए? चलिए, छठा है मनोवैज्ञानिक कार्य। छठा है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। समझ गए? मनोवैज्ञानिक कार्य का कहा जाए मतलब तो साइकोलॉजिकल फंक्शन। ओके, साइकोलॉजिकल फंक्शन समझ गए? अब साइकोलॉजिकल फंक्शन के मतलब है कि मनोवैज्ञानिक कार्य। अब जो परिवार में बालक होता है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ भी परिवार में कोई भी सदस्य है, एक दूसरे से प्रेम की भावना, एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है, संतोष प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सब के द्वारा जो है ये आपको परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास दिलाना कि हाँ, यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं, हम आपको सुरक्षा दिलाएंगे, हम आपके प्रति बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, परिवार में ही ना होता है, ताकि मनोवैज्ञानिक कार्य जो है परिवार में ही एक दूसरे के बीच जो है अकेलापन महसूस न हो, कोई दुख न हो एक दूसरे पर। अगर किसी को दुख हो तो उस दुख जानकर उसका निवारण किया जा सकता है। तो यही जो है आपका साइकोलॉजिकल
फंक्शन होता है कि किसी के टेंशन दुख दर्द को एक दूसरे के सदस्य समझे और उसको निपटारा करे, यही मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। समझ गए, तनाव टेंशन को कम कर सके। तो ये हो, अब छठा हो गया मनोवैज्ञानिक कार्य। अब देखिए 6 पॉइंट हमने बता दिया, क्या क्या, यौन कार्य, उसका संतान उत्पत्ति और उसके बाद उसका लालन पोषण, समझ गए, निवास स्थान की आवश्यकता, साइकोलॉजिकल अवस्था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, मनोरंजनात्मक कार्य, रिक्रिएशनल फंक्शन, शारीरिक सुरक्षा। ओके, तो ये सब जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम समझा दिए हैं। ओके, चलिए देखिए, अब ये था ऊपर में इंपॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण इसेंशियल बायोलॉजिकल कार्य, जिसको लिखना आपको जरूरी ही होगा अगर परिवार के कार्य पूछेगा तो। सबसे पहले तो आपको दो प्रकार के कार्य लिखना ही पड़ेगा, बायोलॉजिकल और ट्रांजिशनल, ठीक है। अब दोनों में लिखिएगा कि भाई इसेंशियल दीजिएगा हेडिंग, और इसेंशियल में 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, और लिखने के बाद अब आइएगा परंपरागत कार्य में। अब परंपरागत कार्य में आप डिटेल में नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि यह एक ट्रांजिशनल परंपरागत कार्य है, नॉन इसेंशियल कार्य है। ये हो भी सकता है तो चलेगा जीवन परिवार, नहीं भी होगा परिवार चलेगा, ठीक है। देख लीजिए, जैसे परंपरागत कार्य का मतलब है कि परिवार के वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है, ठीक है। परंपरागत कार्य कहे जाते हैं। परिवार के निम्नलिखित परंपरागत कार्य हैं। परंपरागत कार्य का मतलब है कि ये कार्य परिवार में डिसाइड नहीं होता है, ये सामाजिक संस्कृति के आधार पर जो भी परंपरा बहुत दिनों से चलते आ रहा है उसके अनुसार जो है उस परंपरा के अंतर्गत परिवार जो है कार्य करता है, ठीक है, निभाता है और वो उस परंपरा कार्य को करता है जो कि समाज के द्वारा चले आ रहा है वर्षों से। समझ गए, तो ये आपका होता है सांस्कृतिक सामाजिक कार्य होता है जो कि परंपरागत अंतर्गत होता है। जैसे आर्थिक कार्य का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति डिपेंड ना हो, इसके लिए सब जो है अपने अपने जीविका उत्पादन करते हैं, परिवार में एक दूसरे पर बोझ ना बने, आर्थिक उत्पादन करते हैं, सामानों का उपभोग करें, सबके बीच जो है कार्यों को बंटवारा किया जाता है ताकि सब अपना अपना जो है अपना इनकम कर सके और आर्थिक तौर पे सबको जो है सहायता प्राप्त कर सके, ठीक है। परिवार स्त्री पुरुष के बीच श्रम विभाजन को भी निश्चित करता है, ठीक है, और सब अपने अपने कामों को अलग तरीके से करने के लिए सोचते हैं और जिससे कुछ न कुछ अर्जित होता ही है जो कि आर्थिक तौर पे काम करता है। समझ गए, ये आपका होता है आर्थिक कार्य, ठीक है, पहला। दूसरा है सामाजिकरण कार्य। सामाजिकरण कार्य का मतलब होता है कि समाज में वे सारे चीज़ें जो समाज के रीति रिवाज संस्कृति प्रथा चीज़ों को सीखते हैं और उसको करते हैं, ये चीज़ होता है सामाजिकरण का कार्य। मतलब समाज में होने वाले वे सारे कार्य जो आपको संस्कृति से सामाजिक प्रथाओं से रीति रिवाजों से सीखने के लिए अवगत कराता है, तो होता है सामाजिकरण का कार्य। समझ गए, जैसे विभिन्न तरीका का त्यौहार, नाच गान, ठीक है, मूर्ति, ये सब जो पूजा होता है तो ये सब चीज़ें होता है। समझ गए, इस सामाजिकरण का कार्य होता है। ओके, चलिए तीसरा है शैक्षणिक कार्य, एजुकेशनल फंक्शनल। अब एजुकेशनल फंक्शनल का मतलब है कि परिवार का ये परिवार जो है इसके प्रति जिम्मेदारी होता है परिवार को कि वह अपने बच्चे को अपने सदस्यों को अच्छे शिक्षा दे, उज्जवल और चरित्रवान बनाए ताकि जो है भविष्य में आगे कुछ अच्छा कर सके। शैक्षणिक कार्य इसलिए होता है परिवार के द्वारा अपने सदस्यों को दिया जाता है। समझ गए, तो ये तीसरा आपका शैक्षणिक कार्य हो गया। ओके, चलिए चौथा आपका है धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शन। अब हमारे देश में अनेक तरीका का लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, जो अपने अपने हिसाब से अपने रीति रिवाजों को, अपने व्रतों को, अपने चीज़ों को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं, ठीक है, अपने देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है धार्मिक कार्य होता है जो सब अपने अपने सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म में जो जो चीज़ें होता है पूजा पाठ देवी देवता उनको मानते हैं। ओके, तो ये होता है धार्मिक कार्य। ओके, समझ गए। चलिए पांचवा पॉइंट है आपके पास सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन। कल्चरल फंक्शन का मतलब है कि परिवार में अपने सदस्यों को अपने संस्कृति ज्ञान भी कराता है। परिवार जो होता है अपने सदस्यों को, जो नए सदस्य आए हैं जैसे बच्चा, तो उसको अपने संस्कृति कल्चर के बारे में भी अवगत कराता है, ज्ञान देता है। जैसे रीति रिवाज प्रथा रूढ़िवादी व्यवस्था सामाजिक आदर्शों और मूल्यों से अवगत कराता है। मतलब समाज में कौन से विश्वास रूढ़िवादी चल रहा है, कौन सा प्रथा, कौन सा आदर्श है, इन सब चीज़ों को जो है सांस्कृतिक चीज़ों को अपने
सदस्यों के बीच बांटता है, बताता है, ठीक है। तो ये संस्कृति कार्य हो गया। ओके, चलिए अब उसके बाद होता है राजनीति कार्य, जो कि छठा पॉइंट है, राजनीति कार्य, पॉलिटिकल कार्य। अब पॉलिटिकल कार्य का मतलब है कि परिवार में जो है अलग अलग कार्यों को कैसे निर्वहन करना है, ठीक है। परिवार में कैसे जो है कौन कंट्रोल करेगा, परिवार में जो है कौन जो है कौन सा काम चलाएगा, परिवार में जो अधिकार है किसके पास होगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जो है क्या होता है, राजनीतिक कार्य के अंतर्गत देते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन देते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो हो सकता है सब अपना अपना जो है घर में अपना अपना बात वर्चस्व जमाने लगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है, माता पिता जो होते हैं अपने हाथ में लेते हैं और अपने से घर चलाते हैं। तो ये जो है एक राजनीतिक कार्य, जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वो अपना कार्य करते हैं और अपना फंक्शन चलाते हैं, ऑर्गेनाइज हैंडल करते हैं सब चीज़। उसी प्रकार से परिवार में भी एक मुखिया होता है, जो आपके दादा हो सकते हैं या आपके पिता हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं, परिवार पर नियंत्रण करते हैं, कानून बनाते हैं, चलाते हैं और एक दूसरे के सदस्यों से सलाह लेकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक कार्य, परिवार एक राजनीतिक का भी कार्य करता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका परिवार टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग ध्यान रखिए कि कौन कौन से कार्य हम लोग पढ़े हैं। ट्रांजिशनल में भी 6 कार्य था और इसेंशियल में भी 6 कार्य था। जैसे ट्रांजिशनल में राजनीतिक कार्य, शैक्षिक कार्य, धार्मिक कार्य, ठीक है, समाजीकरण कार्य और आर्थिक कार्य, समझ गए। ये सब नॉन इसेंशियल है, होगा फिर भी परिवार बनेगा, ना होगा फिर भी परिवार बनेगा, ठीक है, सांस्कृतिक कार्य। बट ऊपर के जो इसेंशियल बायोलॉजिकल था 6 पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए। ओके, समझ गए। चलिए यहाँ पे हम विदा लेते हैं। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।